हेलो दोस्तों, क्या हालचाल है। दिस इज देसी नियो आपके साथ। मैंने पहले कहा था कि कैसा रहे मज राजा की मैंने रिएक्शन वीडियोस बनाना छोड़ दी हैं, लेकिन एक इंटरेस्टिंग वीडियो अभी रिसेंटली आई है तो उसको मैंने देखा तो आई कुडंट हेल्प इट। मैंने बोला चलो एक और बना लेते हैं वीडियो। तो कैसर साहब ने एक वीडियो बनाई है, एथियज्म पुट टू द टेस्ट 23 क्वेश्चंस। तो ये मैंने जब देखी वीडियो तो मुझे काफी इंटरेस्टिंग लगी, और एंड में उन्होंने बोला कि ये स्पेसिफिकली एक जेंटलमैन के लिए नहीं है, अगर किसी और ने भी इसको रिस्पॉन्ड करना है तो रिस्पॉन्ड कर दे। तो मैंने सोचा चले, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। मुझे ज्यादा टू बी ऑनेस्ट सारे क्वेश्चंस के आंसर नहीं है, जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है ले पर्सन की तरह मैं आपसे शेयर कर सकता हूँ बेसिक, और ट्राई करूंगा कि शॉर्ट रखें, क्योंकि फिर ज्यादा लंबी, क्योंकि एक एक आंसर कभी कभी बहुत बड़ा हो जाता है डिटेल के अंदर, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि उनके जो क्वेश्चंस का जवाब दे सकूं। और ये मेरी अंडरस्टैंडिंग है इन चीजों के बारे में। ऑफ कोर्स गलत हो सकती है ना, वुड इनकरेज अगर कोई फीडबैक हो तो वो दे दे, लेकिन एंड आल्सो मैं ट्राई करूंगा कि जैसे उन्होंने रखा है कि प्योरली एथियस्ट चीजों पे और साइंटिफिक चीजों पे, तो ट्राई नॉट टू पुट टू मच रिलीजन इन इट। ट्राई करूंगा मैं, लेकिन कभी कभी कंपैरिजन के लिए भी देना पड़ेगा रेफरेंस। बट एनीवे, देखते हैं क्या 21 क्वेश्चंस है और उनके क्या आंसर आ सकते हैं। तो लेट्स सी। बाजारी लैंग्वेज इस्तेमाल की, आई एम नॉट गोइंग टू एंटरटेन दैट। लेकिन 23 सवाल आज हम करेंगे इल्हाद पे। चलते हैं पहले सवाल की तरफ। इल्हाद का ये दावा है कि हर चीज मटीरियलिस्टिक है, यानी कि मैटर ये वाहिद चीज है जो राइट। इल्हाद का ये दावा नहीं है, ये मटेरियलिस्ट का दावा है, क्योंकि कई एथियस्ट हैं जो मटेरियलिस्ट नहीं है। जस्ट फॉर एग्जांपल बुद्धिस्ट जो हैं, दे डोंट बिलीव इन अ गॉड, लेकिन दे वो मटेरियलिस्ट नहीं है। तो ये तो राइट ऑफ, सॉरी मैंने इतनी जल्दी स्टॉप कर दिया। चलें, गो अहेड। आई मीन ये राइट ऑफ द बैट क्वेश्चन ही वो था कि इल्हाद मटेरियल, लेकिन मेजॉरिटी इल्हाद जो होते हैं ज्यादातर मटेरियलिस्ट होते हैं, बट इट्स नॉट एक्सक्लूसिव। तो मैटर करती है, विच मीन्स कि आपके जिस्म को अगर हम ऑल द वे नीचे 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 लेके आ जाएं तो आपके जो एटम्स हैं उनकी सर्टन कन्फिग्रेशन है जिस पे आपका वजूद कायम है। लेकिन हकीकत यह है कि आपको गुस्सा भी आता है, आपको खुशी भी होती है, आपको फिक्र भी है, आपके अंदर फहम भी है, दानिश भी है, सारा कुछ है। तो बहुत सी चीज़ें होती हैं जिस पे इंसान को खुशी होती है। बाकी चीज़ों को साइड पे छोड़ते हुए मैं सिर्फ खुशी का जिक्र करता हूँ। मिसाल के तौर पे आपने अपने आपके घर औलाद पैदा हुई, कोई भी खुशी हुई आपको एंड सो फोर्थ, आपको देखा आपने उसको, आप मुस्कुराए एंड सो फोर्थ। आपके नज़दीक ह्यूमन एजेंसी तो मेटाफिजिकल चीज़ है, तो सिर्फ मैटर ही चूंकि मैटर करता है, तो क्या आप दुनिया को ये यकीन दिलाना चाहते हैं कि सिर्फ आपके एटम्स की कन्फिग्रेशन एक मखसूस तरह से हुई थी, इसलिए इस तरह के खुशी भरे इवेंट्स को देखकर आपको खुशी होती है एंड देयर इज नथिंग एल्स? ओके, इन्होंने कहा ह्यूमन एजेंसी मेटाफिजिकल चीज है। व्हाई? ह्यूमन एजेंसी जो है वो रिजल्ट है हमारे ब्रेन का। हमारी एजेंसी हमारे दिमाग से आती है, तो इसमें तो इट्स अ इमर्जेंट प्रॉपर्टी ऑफ आवर ब्रेन। तो इस मेटाफिजिकल ये प्रोसेस है हमारे ब्रेन का, उससे चीजें, इमोशंस, खुशी, गुस्सा, एम्पैथी, ये सारी चीजें हमारे ब्रेन के प्रोसेसेस हैं, उसका रिजल्ट है। तो इसमें तो कोई सरप्राइज की बात नहीं है, क्योंकि अगर आपका दिमाग नहीं काम कर रहा, बंद हो जाए, तो आपके इमोशंस भी नहीं रहते। दिमाग के बगैर इमोशंस नहीं है, इमोशंस उधर से ही आते हैं। तो यस, खुशी हमारी इसीलिए होती है बिकॉज ऑफ सर्टेन प्रोसेसेस इन आवर ब्रेन। जिस तरह हमारे न्यूरॉन्स इंटरेक्ट करते हैं और केमिकल रिएक्शन होती है, उसके रिजल्ट में इमोशंस क्रिएट होते हैं और उसमें बॉडी पे अफेक्ट करते हैं। तो इसमें तो कोई, इससे इल्हाद किस तरह डिस्प्रूव होता है, आई डोंट थिंक। लेकिन आई डोंट अग्री कि भाई ह्यूमन एजेंसी नहीं होती। ह्यूमन एजेंसी होती है हर इंसान के पास।
क्वेश्चन नंबर 2, ह्यूमन एजेंसी को आप डिनाई करते हैं बिकॉज़ यू हैव टू, इसलिए कि हर चीज़ जो है वो मटीरियलिस्टिक है, ये यूनिवर्स इंसान की ज़ात की है, वो एवरीथिंग इज़ लाइक दैट। फिर सवाल ये पैदा होता है कि ये जो सेंस ऑफ जस्टिस है या जो मोरालिटी है या जो मॉरल ट्रूथ्स हैं, इसको आप ग्राउंड किस चीज़ में करते हैं? इसलिए कि ये तो सारी की सारी इमैटेरियल या एटलीस्ट मेटाफिज़िकल चीज़ें हैं, इनमें से तो मैटर से किसी का भी कोई लेना-देना नहीं है। हाउ डू यू एक्सप्लेन देम? अच्छा, तो दोबारा से वही कि आप ह्यूमन एजेंसी को डिनाई करते हैं। हम लोग तो कोई नहीं डिनाई करते, हमारे पास ह्यूमन एजेंसी है। वी आर एजेंट्स, वी आर कॉन्शियस एजेंट्स। ये तो इल्हाद के अंदर ऑब्वियस है, तो पता नहीं क्यों ये दूसरी दफ़ा दोबारा आपने कहा है कि मटीरियलिस्ट होने के बेस पे आप ह्यूमन एजेंसी को डिनाई करते हैं। नहीं, हम लोग डिनाई नहीं करते। एंड आपका बेसिकली क्वेश्चन था कि भई मोरालिटी, जस्टिस, ये इस तरह के मॉरल ट्रूथ किस चीज़ में ग्राउंडेड है? अ, आप मुझे लगता है आप पूछ रहे हो कि अल्टीमेट ग्राउंडिंग क्या है, जैसे कि गॉड में आप लोगों ने ग्राउंड की होती है, लेकिन अगर इसको हमारे नज़रिए से देखें तो वेरी सिंपल तरीके से इसे देख सकते हैं कि हम बेसिक चीज़ जो है ह्यूमन फ्लरिशिंग में इसको ग्राउंड करते हैं और ह्यूमन वेल बीइंग में, कि एट द एंड ऑफ द डे ऑल ह्यूमंस वांट फ्लरिशिंग, ह्यूमन फ्लरिशिंग एंड वेल बीइंग, राइट? जस्ट फॉर एग्जांपल, लाइक लाइफ इज बेटर देन डेथ, ये ऑब्जेक्टिव थिंग है फॉर एवरीबॉडी। मोस्ट आप कह सकते हो कि हाँ, लाइफ इज प्रेफरेबल, प्लेजर इज प्रेफरेबल देन पेन। तो ये जो बेसिक चीजें हैं, इनके अंदर हम लोग ने ग्राउंडेड किया है कि एज अ सोसाइटी अगर हमने फ्लरिश करना है एज अ होमोसेपियन सोसाइटी, तो उसके क्या क्या चीजें होती हैं जो हमें फ्लरिशिंग की तरफ हेल्प करेंगी, दोज हमारी सोसाइटी में दे विल बी कंसिडर्ड मॉरल। और ऐसी चीजें जो हमें फ्लरिश नहीं करेंगी वो इमोरल कराएंगे। तो इसके अंदर हम लोग ग्राउंड कर सकते हैं। अब आपके लिए ये इनफ नहीं होगी ग्राउंडिंग, आप बोलो ये तो सब्जेक्टिव है एंड ऑल दैट। श्योर, सब्जेक्टिव है, वी नेवर क्लेम कि ये चीजें ऑब्जेक्टिव होती हैं, आप लोग क्लेम करते हो, तो हमारे लिए तो ये सही काफी है। ह्यूमन फ्लरिशिंग के अंदर हम अपने ब्रेन, अपने माइंड, अपनी एजेंसी से डिराइव करते हैं ये रूल्स। तो इसमें तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं नजर आ रहा। क्वेश्चन नंबर 3, ये जो मेरे सवालात के जवाब आप देंगे इसके लिए आप अपने शऊर को इस्तेमाल करेंगे, वो जैसा भी है वो ह्यूमन कॉन्शियस है, बट द क्वेश्चन इज कि ह्यूमन कॉन्शियस बजाते खुद एक प्रॉब्लमेटिक चीज़ है, इसलिए कि ये मटीरियलिस्टिक चीज़ नहीं है, ना ही कोई हमारे पास ऐसा इर्तकाई इसकी वजाहत है कि हमारा ह्यूमन कॉन्शियस इवॉल्व हो सकता है या कभी हुआ हो। तो फिर अपने कॉन्शियस को आप किस तरह से एक्सप्लेन करेंगे? दैट्स अ गुड क्वेश्चन, और आई थिंक इट्स नॉट वेरी हार्ड टू अंडरस्टैंड। लेकिन आपने जो कहा कि एवोल्यूशन जो है उसको एक्सप्लेन नहीं करता कॉन्शियसनेस को, एज अ मैटर ऑफ फैक्ट कॉन्शियसनेस एवोल्यूशन ही ज़्यादा एक्सप्लेन करता है, बिकॉज एवोल्यूशन के ज़रिए आपको पता है कि सिंपल से कॉम्प्लेक्स लाइफ होती गई एंड गॉट मूव। तो उसी तरह जो कॉन्शियसनेस भी है ना, उसको आप उसी तरीके से देख सकते हैं कि जैसे कि अगर सिंपल सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है तो उसको कॉन्शियसनेस की ज़रूरत नहीं है। इट्स प्योरली रिएक्टिंग टू द इन्वायरमेंट, इन्वायरमेंट को रिएक्ट कर रहा है। जहाँ उसे केमिकल सिग्नल मिलता है कि खाना इस तरफ है तो उस तरफ मूव होता। और क्या कहते हैं, अब उसके नेक्स्ट स्टेप अगर लिया जाए उसी एवोल्यूशन के अंदर, तो खाने से अपने प्रेडेटर से बचने के लिए इट वुड मूव टुवर्ड डार्क एरिया, जहाँ छुपने के लिए। सो इट वुड डू दैट। और थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होगा तो अब खाने की तरफ जाना और डार्क एरिया तक मूव करने के लिए उसे फोटो रिसेप्टिव सेल्स चाहिए, राइट, दैट डेवलप्ड ऑन द बॉडी बिकॉज ऑफ एवोल्यूशन, क्योंकि एवोल्यूशन उस चीज के लिए सेलेक्ट करेगी। फिर आपकी फिर विजुअल चीजें डेवलप हुई हैं उन ऑर्गेनिज्म में, फिर विजुअल के साथ फिर किसी किस्म का मेमोरी डेवलप हुआ, मेमोरी के साथ फिर ability to react to environment and control the processes, कॉम्प्लेक्स होता गया ऑर्गेनिज्म, होता गया करते करते। अगर एवोल्यूशन के जरिए देखा जाए तो कॉन्शियसनेस डेवलप हुआ है इन आवर ब्रेन्स, क्योंकि जैसे आपको पता है एज अ मटेरियलिस्टिक वी बिलीव कि कॉन्शियसनेस इज अ रिजल्ट ऑफ आवर ब्रेन। ब्रेन का प्रोसेस है, इमर्ज होता है कॉन्शियसनेस वहां से, तो इट इज अ एब्स्ट्रैक्ट कॉन्स्ट्रक्ट ऑफ आवर ब्रेन, राइट। तो उस लिहाज से तो एवोल्यूशन एक्सप्लेन्स दिस मच बेटर कंपेयर टू कहीं और से, किसी और डायमेंशन से आई है कॉन्शियसनेस। वो तो बिल्कुल उस आंसर का तो कोई एक्सप्लेनेशन ही नहीं है। कम से कम इसका तो कोई एक्सप्लेनेशन तो है ना जिसको आप देख सकते हो और इसके पीछे आप आइडिया बना सकते हो। तो आई थिंक एवोल्यूशन बेसिकली एक्सप्लेन्स कॉन्शियसनेस बेटर देन ऑल्टरनेटिव जो आपकी साइड से मिलते हैं।
बट आई मीन आई एम श्योर इसके ऊपर और क्वेश्चंस होंगे, लेकिन ये मैं शॉर्ट आंसर दे रहा हूँ क्योंकि मैं ज्यादा लंबी नहीं करना चाह रहा वीडियो। नेक्स्ट पे चलते हैं। सवाल नंबर 4, जस्ट इन केस अगर आप ह्यूमन कॉन्शियस को दिमाग कहें, जो कि कुछ एथियस्ट कहते हैं, तो फिर सवाल मेरा आपसे ये होगा कि अगर आपका दिमाग ही आपको बता रहा है कि एथियज्म ठीक है, इवोल्यूशन ठीक है, तो ये दिमाग तो आपके नज़दीक एक इवोल्यूशनरी प्रोसेस का प्रोडक्ट है, और वो जो इर्तिकाई अमल है वो आपके नज़दीक डायरेक्शनलेस है, आपके नज़दीक उसके अंदर रैशनैलिटी नहीं है, आपके नज़दीक वो मोस्टली रैंडम है। तो फिर आप कैसे यकीन के साथ इस दिमाग पे एतबार कर सकते हैं कि ये आपको ठीक इन्फॉर्मेशन दे रहा है? वेरी गुड क्वेश्चन। वेरी सिंपल, पास्ट एक्सपीरियंस। आपकी क्वेश्चन में कई चीजें ऐसी होती हैं कि हम लोग समझते हैं कि इसमें रैशनैलिटी नहीं होती, ब्रेन में क्यों नहीं होती? हम लोग कहते हैं ब्रेन में रैशनैलिटी होती है, रैंडम प्रोसेस से बना है, ओके, एवोल्यूशन से बना है हमारा ब्रेन, बट दैट डजंट मीन कि उसमें रैशनैलिटी नहीं है। और आपको कैसे पता है कि हमारा ब्रेन हमें करेक्ट आंसर दे रहा है? फ्रॉम पास्ट एक्सपीरियंस। हम लोगों ने एक्सपीरियंस से देखा कि जब हम एक काम करते हैं और जो एक्सपेक्ट करते हैं रिजल्ट वैसा ही रिजल्ट निकलता है, तो उससे हमें वेरिफिकेशन मिलती है कि हाँ, ये हमारी थिंकिंग सही थी। सो इट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम वी लर्न कि हमारे ब्रेन हमें करेक्ट आंसर भी देता है, राइट? तो उस दैट्स व्हाई वी रिलाई ऑन द ब्रेन। आई मीन अगर आपसे भी मैं पूछूंगा हाउ डू यू रिलाई ऑन योर ब्रेन, कि आपने जो मजहब में पढ़ा है वो करेक्ट है, आप वही कहोगे, आपके ब्रेन आपको बता रहा है कि वो करेक्ट है। तो हमारा तो आंसर यही है कि यस, हमारा एक्सपीरियंसेस ऑफ पास्ट एक्सप्लेन्स टू अस यस कि हमारे आंसर जो है वो रिलायबल है। प्लस अगर हमारे आंसर वो ब्रेन रिलायबल वाले नहीं देता तो वी वुड नॉट बी सर्वाइविंग, क्योंकि उसने हमें रिलायबल आंसर दिए हैं, इट हेल्प्ड अस इन सर्वाइवल, दैट इज व्हाई इट गॉट सिलेक्टेड फॉर। सो ये एवोल्यूशन इन चीजों के भी इसी तरह आंसर देती है। आई मीन ये मैं बड़े सिंपल तरीके से आंसर दे रहा हूँ, शॉर्ट जितना मुझे समझ आया, क्योंकि इन क्वेश्चंस में तो मुझे कोई इतना यू नो लाइक शो स्टॉपर किस्म का आंसर नहीं नजर आया कि ओह माय गॉड ये तो ऐसी चीज है जो समझ ही नहीं आ सकती। तो इसका तो मुझे वेरी सिंपल आंसर ये है कि हमारा ब्रेन यस इवॉल्व हुआ है, बट हमें आंसर्स देता है, करेक्ट आंसर देता है। ऑफ कोर्स हम लोग, हमारा ब्रेन फूल भी हो जाता है कभी कभी चीजों से, बट दैट डजंट मीन दैट आवर ब्रेन डजंट गिव अस करेक्ट आंसर्स एंड वी रिलाई ऑन दैट करेक्ट आंसर्स। सो नथिंग रॉन्ग विद दैट। अगर एथियज्म ठीक है और हर चीज मैटर पे ही आके खत्म होती है, तो फिर जो एब्स्ट्रैक्ट एंटिटीज हैं उनको आप कैसे एक्सप्लेन करते हैं? जैसे कि मैथ्स मिसाल के तौर पे, जब आप कहते हैं कि 2 और 2 4 होते हैं, तो आपके दिमाग के किसी भी न्यूरॉन को खोलें, वहां पे हमें ये कैलकुलेशन होती हुई नजर नहीं आती। लेकिन अगर हर चीज मेटीरियलिस्टिक है, तो एग्जैक्टली ये कैलकुलेशन कहाँ हो रही होती? ये वाला आपका सवाल सुन के मैं वाकई हैरत में था कि आपने कैसे, किस तरह का सवाल है कि आपके कौन से न्यूरॉन को खोलो तो उसमें 2+2 है। किस तरह ब्रेन, आई मीन आई वाज सरप्राइज विद दैट। ऑब्वियसली आपको पता है कि हम लोग ये तो नहीं कहते कि एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट नहीं होते, मटेरियलिस्ट के लिए भी एब्स्ट्रैक्ट, बल्कि हमारे ब्रेन प्रोड्यूस करता है एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट बिकॉज ऑफ इमर्जेंस, राइट? जैसे कि बहुत सारे न्यूरॉन, जैसे मैंने पहले भी डिस्क्राइब किया, जब न्यूरॉन्स एक दूसरे के साथ काम करते हैं केमिकल रिएक्शन में, ब्रेन स्टेट्स की वजह से प्रोड्यूस होता है हमारी कॉन्शियसनेस, हमारी थॉट्स, आइडियाज, ये सारे एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट है हमारे ब्रेन के। सो वी एक्सेप्ट दैट एज एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट। हम इन चीजों को थोड़ी कहते हैं नहीं कॉन्सेप्ट नहीं होते एब्स्ट्रैक्ट, बल्कि इमर्ज करते हैं हमारे ब्रेन की प्रोसेसेस से। आपको एक लाइक सिंपल एग्जांपल से दे देता हूँ, एक दो एग्जांपल देता हूँ। फर्स्ट फॉर एग्जांपल, अगर मैं बोलूँ कि पानी क्या होता है, H2O, राइट? पानी का मॉलिक्यूल, क्या एक पानी का मॉलिक्यूल गीला होता है? नहीं। 10 मॉलिक्यूल गीले होते हैं? नहीं। 1000 मॉलिक्यूल गीले होते हैं? नहीं। लेकिन अगर 1 ट्रिलियन मॉलिक्यूल्स को साथ पे मिला दो तो और अपने हाथ पे लगा दो तो आपका हाथ गीला हो जाता है। नाउ गीला गीला जो था वो किसी भी हाइड्रो वाटर मॉलिक्यूल की प्रॉपर्टी नहीं थी, लेकिन इन सारे मॉलिक्यूल्स को मिला दो तो उसमें से प्रॉपर्टी निकलती है गीला होना। तो इट इमर्जेस फ्रॉम दैट, राइट? समझ रहे हैं? तो ये इमर्जेंट प्रॉपर्टीज है उन सारी जो वो वाली प्रॉपर्टी जो ओरिजिनल चीज में नहीं होती, लेकिन उन सब के इंटरेक्शन से निकलती है। अगर छोटा एक और एग्जांपल आपको दे देता हूँ। आप कंप्यूटर के सामने इस वक्त बैठे हुए हैं, मैं आपसे पूछूं विंडोज 12 विंडोज 11 कहाँ है आपके कंप्यूटर में? अच्छा, तो मैं अगर आपकी कंप्यूटर की स्क्रीन काट के देखूं उसके अंदर है? नहीं। आपकी हार्ड ड्राइव को खोल के देखूं उसमें विंडोज 11 है? नहीं। मदरबोर्ड
तोड़ के उसके अंदर देखूंगा नहीं है, सीपीयू के अंदर नहीं है, रैम के अंदर नहीं है, कहीं भी नहीं है। लेकिन जब आपके ये सारे पार्ट्स एक दूसरे के साथ काम करते हैं, प्रोसेसेस करते हैं, तो उसका जो रिजल्ट निकलता है, इमर्ज करता है उसमें से, इस विंडोज 11 जो आपके डेस्कटॉप पे नजर आते हैं। नाउ इंडिविजुअली किसी में भी विंडोज 11 नहीं है आपके कंप्यूटर के किसी भी पार्ट में, लेकिन जब सारे पार्ट्स एक साथ काम करते हैं तो उसका रिजल्ट विंडोज 11 निकलता है, जो पहले नहीं था किसी भी इंडिविजुअल पार्ट में, राइट। तो ये होता है रिजल्ट हमारे एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट का। लेकिन अगर आप वाकई इसके बारे में, क्वालिया के बारे में पूछ रहे हैं, तो वो जरा डिफिकल्ट क्वेश्चन है कि आप क्वालिया को किस तरह अकाउंट कर सकते हैं मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में, कि भाई सेंस ऑफ ब्यूटी को किस तरह डिराइव किया जाता है, या रेडनेस ऑफ एन एप्पल। तो ये जरा डिफिकल्ट क्वेश्चन है क्वालिया का, बट आपने क्वालिया का क्वेश्चन नहीं पूछा, सिंस आपने सिर्फ एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट का पूछा, तो वो तो आपको मैंने एग्जांपल दे दी। लेकिन आई वाज सरप्राइज्ड आपने जो क्वेश्चन पूछा कि न्यूरॉन काट के देखो कि उसके अंदर कौन से न्यूरॉन में 2+2=4 है। आई वाज एक्चुअली सरप्राइज्ड बाय दैट क्वेश्चन, बट चले आगे चलते हैं। होती है एक इल्हादी फ्रेमवर्क में जो सेंस ऑफ ड्यूटी है या एल्ट्रुइज्म है या मोरालिटी है, अगर इनकी कोई अल्टीमेट फाउंडेशन नहीं है तो फिर इनकी वजाहत क्या है और फिर हम इनको ऑब्जेक्टिवली क्यों लेते हैं? मिसाल के तौर पे एक मुल्हिद के नज़दीक सेंस ऑफ ड्यूटी डिफरेंट हो सकती है, दूसरे के नज़दीक सेंस ऑफ ड्यूटी सिरे से हो ही नहीं सकती, इसलिए कि वो अपने मामले में सुपीरियर है और ये अपने मामले में सुपीरियर है, ना कोई अल्टीमेट फाउंडेशन है, ना कोई ऑब्जेक्टिव रियलिटी है। व्हाई इवन केयर? वह सिंपली बिकॉज हम लोग सोशल एनिमल हैं, ठीक है। और सोशल एनिमल होने के बेस पे कोऑपरेशन हमारी सर्वाइवल में हेल्प करती है। तो इसका आंसर तो बायोलॉजिकल है, सिंपल, कि भाई ये जो ट्रेट है हमारा अल्ट्रुइज्म का और मोरालिटी का, वो एक कोऑपरेटिव एनवायरनमेंट में हमें हेल्प करती है टू लिव टुगेदर। एक दूसरे को कोऑपरेट करेंगे तो रिजल्ट बेटर निकलता है हमारे फ्यूचर के लिए, हमारे ऑफस्प्रिंग के लिए। तो सिंस इससे हमारी नस्ल आगे जा सकती है, इट इज सेलेक्टेड फॉर इन बायोलॉजी, और उसकी वजह से हमारे में ये सारे फीचर्स हैं। ये फीचर्स हमें सर्वाइवल में हेल्प करते हैं। इसमें तो कोई, आई मीन, इट्स नॉट वेरी सरप्राइजिंग। और हमारे इन चीज़ों के लिए हमें ऑब्जेक्टिव चीज़ होने की ज़रूरत नहीं होती। सब्जेक्टिवली भी अगर है मोरालिटी, तो उस ग्रुप के अंदर जो सब्जेक्टिव मोरालिटी होती है, अगर उस ग्रुप को हेल्प कर रही है कोऑपरेट करने में, देन इट विल बी सेलेक्टेड फॉर। तो ये तो वेरी इजी समझने, इसका समझना वेरी। सातवां सवाल कि हमारी यूनिवर्स में जो मास और एनर्जी की डिस्ट्रीब्यूशन है ये अनफैथमेबली कॉम्प्लेक्स है, यानी कि इसकी जो प्रोबेबिलिटी है दैट इज 10 टू द पावर ऑफ 10 टू द पावर ऑफ 123। ये इतना बड़ा नंबर है कि आप लिटरली सारे कायनात के एटम्स को इकट्ठा करके उस पर लिखने की कोशिश करें तो आप फिर भी नहीं लिख सकेंगे, इसलिए इसमें मल्टीपल मैथमेटिकल नोटेशंस इस्तेमाल हुई हैं। क्या आप वाकई समझते हैं कि ये महज एक हादसा था? ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है कि यस, वाकई 10 टू द पावर 23, अगर इतना बड़ा नंबर है, ये अनफैथमेबल जो आपने वर्ड यूज किया नंबर है, तो ये तो चांस नहीं हो सकता। तो लाइक थ्री थ्री ऑप्शन हमें मिलते हैं इस चीज को फिगर आउट करने के लिए। तो 3 ऑप्शन क्या है, या तो ये चांस से हुआ, या ये नेसेसिटी से हुआ, या ये डिजाइंड हुआ है, ठीक है। ये 3 ऑप्शन है। तो चले, पहला चॉइस तो आप कह रहे हो कि इतना बड़ा नंबर है, तो पहला चॉइस चलो चांस नहीं हो सकता, चलो वो हटा दिया। तो फिर आपका चॉइस देखते हैं, डिजाइन। अब डिजाइन में अगर देखा जाए तो फिर डिजाइन जब आप ऑप्शन चूज करते हो तो इसका ऑप्शन इवन मोर प्रॉब्लमेटिक हो जाता है, क्योंकि फिर अब जो डिजाइनर के ऊपर क्वेश्चन खड़ा हो जाता है कि क्या वजह है कि ये नंबर इतना प्रिसाइज क्यों है। क्या आपका डिजाइनर इसको कोई और नंबर नहीं बना सकता था, सिंपल नंबर्स नहीं बना सकता था, मल्टीपल डिफरेंट कॉम्बिनेशंस ऑफ नंबर नहीं बना सकता? अगर नहीं बना सकता था कि भाई इतना ऑन अ एज ऑफ एन हेयर के ऊपर ये पूरी यूनिवर्स खड़ी हुई है, तो फिर आपका क्या गॉड रिस्ट्रिक्टेड था उस नंबर पे, राइट? क्यों उसने इतनी अनफैथमेबल नंबर पे बनाया, क्या उसकी क्या वजह है? आपको भी उसका फिर वजह देनी पड़ेगी ना, आपके पास उसकी कोई रीजनिंग नहीं है। तो ये तो फिर क्वेश्चन ज्यादा, इस वाले क्वेश्चन से ज्यादा बड़ा क्वेश्चन है कि ये जो अनफैथमेबल नंबर है, इसके ऊपर क्यों आपके अल्लाह ने खड़ा कर दिया।
दैट वुड बिकम अ मोर प्रॉब्लमेटिक क्वेश्चन फॉर यू, जिसका आपके पास आंसर नहीं है। तो ना तो चॉइस आप कह सकते हो कि भाई वो करेक्ट आंसर है, चले ठीक है, वो चांस से नहीं हो सकता, ठीक है नहीं हो सकता भाई इतना बड़ा नंबर है। तो ना तो फिर डिजाइन से भी नहीं हो सकता, क्योंकि फिर डिजाइन इतना बारीक नंबर क्यों डिजाइन है? अगर डिजाइनर ही है और ऑल पावरफुल डिजाइनर है, तो वो तो सिंपल भी बना सकता था नंबर, कि भाई पूरे यूनिवर्स के कांस्टेंट है 10⁻³ ऐसे बना सकता था। इट्स अप टू हिम, राइट? उसके पास ऑल पावर है। तो उसने फिर इस तरह का, कि इसका मतलब है कि ये जो प्रिसाइज नंबर है 10⁻², ये इसी नंबर पे यूनिवर्स बन सकता था, इसके अलावा नहीं बन सकता था। तो फिर दैट रिजल्ट्स के हमारा थर्ड ही ऑप्शन रह जाता है कि इट इज दैट बाय नेसेसिटी, कि भाई यूनिवर्स जिस हाल में है उसके लिए ये नंबर्स नेसेसिटी था। इट हैड टू बी दिस वे, अदरवाइज यूनिवर्स वुड नॉट एग्जिस्ट। जैसे कि आपको मैं कहूं कि एक डजन में 12 अंडे क्यों हैं? क्योंकि 12 12 ही हो सकते हैं एक डजन के अंदर। अगर 11 है तो वो डजन नहीं होगा, 13 है तो वो एक डजन नहीं होगा। तो डजन होने के लिए 12 अंडे होने चाहिए, ठीक है? इसी तरह इस यूनिवर्स के इस तरह होने के लिए नेसेसिटी नहीं, इट वाज आउट ऑफ नेसेसिटी कि ये नंबर इतना, ये नंबर हो। तो दैट्स द मोस्ट लॉजिकल आंसर मुझे लगता है। पहला चॉइस भी निकाल दिया और डिजाइन में उससे बड़े प्रॉब्लम है। तो इसका तो आंसर वेरी सिंपल है कि ये नंबर इस तरह क्यों है। 8वां सवाल, अगर ये महज हादसा था तो ये तो कायनात के इनिशियल स्टेजेस में मैस और एनर्जी की डिस्ट्रीब्यूशन के हवाले से बात है कि हमें ऐसी चाहिए कि जिसमें ज़िंदगी अकोमोडेट हो सके, लेकिन उसके बाद कायनात को सस्टेन करना भी तो है। करोड़ों के हिसाब से, इनफैक्ट अरबों के हिसाब से ऐसे प्रोसेसेस हैं जो पिछले 13.7 13.8 अरब सालों से चल रहे हैं, जो इस यूनिवर्स को कायम रखे हुए हैं। मिसाल के तौर पे जो बैलेंस है कायनात की रिपल्सिव और अट्रैक्टिव फोर्स का, मिसाल के तौर पे जिस तरह से हमारे सितारे फटते हैं और उससे नई जिंदगी पैदा होती है, मिसाल के तौर पे जो कायनात के प्रोसेसेस ऊपर सितारों के फटने से हैं उसका बरह रास्त ताल्लुक हमारे मॉलिक्यूल्स के साइज के साथ है। क्या आप वाकई ही दुनिया को ये यकीन दिलाना चाहते हैं कि अरबों सालों से ये अरबों हादसात हो रहे हैं, महज हादसात जिनका आपस में कोई ताल्लुक नहीं है, और उस हादसे का नतीजा आप हैं, मैं हूं, हम सब हैं, ये ब्यूटीफुल हमारा जो यूनिवर्स है, हमारा इकोसिस्टम है, इतनी कंपैटिबिलिटी हमारे जिस्म के अंदर जो मुख्तलिफ सिस्टम्स की एक दूसरे के साथ है, ये महज हादसात हैं। और ये कहने के बाद साथ ही भी बताते रहिएगा कि इसको आप रैशनैलिटी कहते हैं। नवा जी बिल्कुल, इसको रैशनैलिटी कहते हैं। और ये जो सारा चीज बिग बैंग से लेके आ गया, ये जो बिलियन ट्रिलियन जितने भी नंबर आप डाल दें, ये सारे प्रोसेसेस हैं, इसको हम लोग नेचर कहते हैं। दिस इज हाउ द लॉज ऑफ नेचर आर। और पूरा यूनिवर्स इस लॉज ऑफ नेचर के मुताबिक चल रहा है, और उसी लॉज ऑफ नेचर के मुताबिक सारा यूनिवर्स परफॉर्म कर रहा है। इसमें क्या प्रॉब्लम? यस, दैट्स कंप्लीटली, दैट्स रैशनल, एंड दैट्स हाउ इट इज, लॉज ऑफ नेचर। आप इसमें जितना भी डाल दें, भाई सूरज इस तरह क्यों घूम रहा है, ये वाली फोर्स का लॉज ऑफ फिजिक्स उस पर जिस तरह एक्ट करें उसी के मुताबिक। मजे की बात है, आप कोई ऐसी चीज दिखा देना जो लॉज ऑफ नेचर के अलावा काम कर रही हो, तो फिर आपकी बात में कोई वैलिडिटी होगी कि भाई ये इतने सारे रैंडम इवेंट्स, ये वो नहीं। अगर सारे इवेंट्स लॉज ऑफ नेचर के मुताबिक चल रहे हैं, देन दैट इज प्योरली हाउ द लॉज ऑफ नेचर इज, एंड दे आर द लॉज ऑफ दिस यूनिवर्स। दैट्स हाउ इट इज। सो uh, इसमें बोले ओ इज दिस रैशनल? यस, दिस इज कंप्लीटली रैशनल, बिकॉज हमें इसके अलावा कोई एग्जांपल आपने नहीं दिखाई जो लॉज ऑफ नेचर के अलावा एक्शन होती है, राइट? आपके क्लेम है कि भाई आपके मिरेकल्स लॉज ऑफ नेचर को ब्रेक कर देते हैं, बट आपने कभी शो नहीं किया कोई मिरेकल। सिर्फ पुराने जमाने की किताबों में लिखे हुए मिरेकल्स हुए थे, लेकिन कोई आपके पास करंटली कोई प्रूफ नहीं है किसी किस्म के मिरेकल का। सवाल कि अगर आप इसको रैशनैलिटी ही कहते हैं, ये मेरा पिछले सवाल से फॉलो अप एक क्वेश्चन है, तो फिर मुझे ये बताइए कि हम आपको फिर रैशनलिस्ट क्यों कहें, जबकि आप चांसिज्म पे खड़े हुए हैं, तो आपको चांसिस्ट क्यों ना कहा जाए? वेरी इंटरेस्टिंग। आप कब हम लोगों ने कहा कि हम इसको रैशनैलिटी पे नहीं खड़े हुए? हम कह रहे हैं ये चीज रैशनैलिटी पे खड़ी हुई है, और आपने कहा कि अगर आप रैशनल इसको रैशनैलिटी कहते हैं, तो फिर हम आपको चांसेस कैसे क्यों ना कहें? भाई पहले ही तो आप कह रहे हो कि हम लोग रैशनैलिटी पे खड़े हुए हैं, तो हमें रैशनलिस्ट कहोगे ना? या आप बोल रहे होते कि अगर हम लोग इसको चांस बोल रहे होते तो फिर आप हमें चांसेस बोलते। लेकिन बट एनीवे, अगर आप चांसेस बोलना चाहते हो, दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम, ये लेबल है। आप
भाई तुम चांस के ऊपर तुम्हारी सारा आइडिया खड़ा है तो आप हमें चांसेस बोल दो, इट डजंट मैटर। आई मीन आप एक इमेजिनरी गॉड को बिलीव करते हो तो आपको डिल्यूजनल कह सकते हैं, लाइक लेबल डजंट मेक एनी डिफरेंस। तो आप कोई भी लेबल लगाना चाहो, स्टिक्स एंड स्टोन्स कैन ब्रेक माय बोन्स बट वर्ड विल नेवर हर्ट मी, सो इट्स ओके। चांसेस बोलना चाहें, नो, आप चांसेस बोल सकते हैं। 10वां सवाल के हर नई जिंदगी के लिए प्रोटीन्स की जरूरत होती है और प्रोटीन्स बनते हैं एक सर्टन सेट ऑफ इंफॉर्मेशन पे। नाउ दिस इज वेयर इवोल्यूशनरी बायोलॉजिस्ट जो हैं, जो डार्विनियन है बेसिकली, वो इसको सेंट्रल डॉगमा ऑफ बायोलॉजी कहते हैं कि जो इन्फॉर्मेशन है वो डीएनए से आरएनए में जाती है, आरएनए में उसकी वेरिफिकेशन होती है और वेरिफिकेशन के बाद वो राइबोसोम में जाता है और उस एग्जीक्यूशन होती है उस इन्फॉर्मेशन की और फिर प्रोटीन्स जन्म लेते हैं। आप डार्विनिस्ट हैं, मैं बगैर किसी लंबी चौड़ी तफसील में कि ये बात ज़ाते खुद ही गलत है, लेकिन आप लोग इसको ठीक समझते हैं, तो आपसे मैं सवाल ये करना चाहूँगा कि डीएनए जो कोडॉन्स जनरेट करता है, ना कोई इंटेलिजेंट डिज़ाइन है आपके नज़दीक, ना ही इसके पीछे कोई डिज़ाइनर है। तो सवाल ये है कि डीएनए को कैसे पता चल जाता है कि उसने कौन-सी इन्फॉर्मेशन जनरेट करनी है, जो आरएनए में कॉपी होगी और उसके लिए एग्ज़ैक्टली वही प्रोटीन्स बनेंगे जिसके लिए ज़िंदगी चाहिए। अगेन ये वो प्रोसेस है जो हर वक्त हो रहा है। अगर आप इसको महज हादसा कह रहे हैं तो फिर आपको मौजज़ा भी मानना पड़ेगा। तो क्या वाक़ई ही आप इल्हादी मौजज़ों पे यकीन रखते हैं? और अगर नहीं रखते तो फिर ये बता दीजिए कि ये इन्फॉर्मेशन डीएनए के पास कहाँ से आती है? वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। शॉर्ट आंसर इसका ये है, वी डोंट नो। इसके बारे में अभी काम चल रहा है एंड वी ये साइंस वो है जिसके ऊपर काम चल रहा है। वी डोंट नो कि डीएनए किस तरह कोडेड इंफॉर्मेशन रखता है। आई डोंट नो पर्सनली, हो सकता है इधर कोई एवोल्यूशनरी बायोलॉजिस्ट हो जो आपको इसका बेहतर आंसर देने, तो बट मैं पर्सनली आई आई डो नॉट नो डीएनए में ये कोडेड इंफॉर्मेशन किस तरह आई है और किस तरह प्रोसेस है। लेकिन व्हाट वी डू नो, it doesn't violate any law of nature, it doesn't violate any law of chemistry, right? ये डीएनए का फोल्डिंग होना प्रोटीन का किसी भी लॉ ऑफ नेचर को ब्रेक नहीं करता। सो सिंस इट डजंट ब्रेक किसी भी लॉ ऑफ नेचर को ब्रेक नहीं करता, तो ऑब्वियसली इसको हम लोग मिरेकल नहीं कहते। मिरेकल तो वो होगा ना जो लॉज ऑफ नेचर को ब्रेक करे, ऐसी चीज। तो हमारे अंदर तो इसको कोई मिरेकल नहीं कहेंगे, बस ये कहेंगे कि इट इज अ प्रोसेस। और आई कैन जस्ट बी ऑनेस्ट दैट आई डोंट नो कि ये डीएनए में किस तरह क्या प्रोसेस हुआ था जिसकी वजह से कोडेड ओवर द पीरियड ऑफ टाइम डीएनए कोडेड इंफॉर्मेशन ट्रांसफर करता है राइबोसोम में, और जो पूरा प्रोसेस है। सो दिस इज अ गुड क्वेश्चन एंड इस पे मुझे भी और रिसर्च करना पड़ेगा, बट इट डजंट वायलेट एनीथिंग फॉर अ मटेरियलिस्ट। मटेरियलिस्ट के सामने दिस मेक्स परफेक्ट सेंस, इट obeys द लॉज ऑफ केमिस्ट्री। सारे केमिकल रिएक्शंस हैं, मॉलिक्यूल्स हैं, इसमें कोई सुपर नेचुरल चीज नजर नहीं आ रही। लेकिन अगर आप प्रूफ दे दें कि इसमें कोई सुपर नेचुरल चीज है तो मानने के लिए तैयार है। वेटिंग फॉर योर प्रूफ एक्चुअली। 11वां सवाल, आप डार्विनिस्ट हजरात हमें ये बताते हैं कि जो नेचुरल सिलेक्शन है इट सेलेक्ट्स फॉर सर्वाइवल, यानी कि वो ट्रेड्स जो ह्यूमन सर्वाइवल के लिए बेहतर होते हैं, किसी भी स्पीशीज के सर्वाइवल के लिए बेहतर होते हैं, उनको सेलेक्ट किया जाता है। बट द क्वेश्चन इज कि हमारी कॉग्निटिव फैकल्टीज, हमारी रैशनल एबिलिटी, हमारी थिंकिंग एबिलिटी, इस सब में से किसी का ताल्लुक भी सर्वाइवल के साथ नहीं है। ये क्यों सेलेक्ट हुए थे? कैसी बातें कर रहे हैं? हमारी रैशनल एबिलिटी, कॉग्निटिव एबिलिटी, और इट हेल्प्स अस रीजन एंड इट हेल्प्स अस बी क्रिएटिव। ठीक है, ये वाली जो एबिलिटीज है हमारे हमें थिंक करने में, हमें रीजन करने में, क्रिएटिव होने में हेल्प करती है। और जो स्पीशीज, जो एनिमल क्रिएटिव था जैसे हम थे, और हम लोगों ने उस क्रिएटिविटी को यूज करके अपनी सर्वाइवेबिलिटी में एडवांटेज हासिल किया, उसकी वजह से इट गॉट सेलेक्टेड फॉर इन बायोलॉजी। तो आई मीन दिस इज, ये कहना भाई सोच हमारी एवोल्यूशन में हेल्प नहीं करती, हमारी सर्वाइवल में हेल्प नहीं करती। यस ऑफ कोर्स सर्वाइवल में हेल्प करती है। इसीलिए हम जो हम हैं, हमारी स्पीशीज दुनिया के हर कोने में फ्लरिश कर रही है। व्हाई? बिकॉज दूसरे जानवर जो हैं वो अपने आप को इन्वायरमेंट की तरह एडजस्ट कर लेते हैं। इन्वायरमेंट जो होता है वो अपने आप को एडजस्ट कर लेते हैं। हम लोग अपनी क्रिएटिविटी और रैशनैलिटी और ये रीजनिंग की एबिलिटी से इन्वायरमेंट को अपने लिए चेंज कर लेते हैं। दैट्स हाउ वी अडेप्ट इंस्टेड ऑफ
अस अडेप्टिंग टू द एनवायरनमेंट, एनवायरनमेंट को अपने लिए अडेप्ट कर लेते हैं और उससे हम सर्वाइव करते हैं जगह जगह पे। तो ये तो ऑब्वियसली हमें सर्वाइवेबिलिटी में हेल्प करती है, हमारी कॉग्निटिव एबिलिटी। तो आप कैसे कह सकते हो कि भाई एवोल्यूशन इसको सेलेक्ट नहीं करेगी? ऑब्वियसली जो चीज हमें सर्वाइव में हेल्प करेगी एवोल्यूशन उसको सेलेक्ट करती है बाय डिफॉल्ट। आई मीन ये तो सिंपल है आंसर इसका। 12वां सवाल, अगर इल्हादी नजरियात दुरुस्त हैं तो नेचुरली नाइलिज्म भी दुरुस्त होना चाहिए, इसलिए कि जिंदगी का कोई मकसद नहीं है। बट देन द क्वेश्चन इज कि जिंदगी का मकसद अगर कोई नहीं है तो फिर हर इंसान अपनी जिंदगी का मकसद खुद बना सकता है। हमारे पास कौन सा ऐसा ऑब्जेक्टिव मॉरल फ्रेम है जिसकी बेस पे हम एक की जिंदगी की जो भी मकसद की इंटरप्रिटेशन है उसको गलत कह सकते हैं जब उसे कंपेयर करें किसी और के साथ? और अगर एक को हम गलत कह सकते हैं ऑन द बेसिस कि हमारे पास कोई ना कोई चीज ऑब्जेक्टिव है, तो वो तो ह्यूमन को ट्रांसेंड करेगी या ह्यूमैनिटी को ट्रांसेंड करेगी। अगर कोई चीज ह्यूमैनिटी को ट्रांसेंड करती है और वो फिजिकल भी नहीं है, क्योंकि वो यूनिवर्स नहीं है, वो चांद सितारे नहीं है, तो फिर आखिरकार आप किस चीज में अपने उस मॉरल फ्रेमवर्क को ग्राउंड करेंगे जिसकी बेस पे आप किसी की जिंदगी की भी जो भी मकसदियत के हवाले से इंटरप्रिटेशन है उसको गलत या सही कहेंगे? तो कैसे साहब, आपने खुद ही अभी बोला, अपनी क्वेश्चन के अंदर ही बोल दिया कि हमारे पास कोई अल्टीमेट मीनिंग नहीं होता, तो हम लोग खुद अपनी लाइफ को मीनिंग देते हैं। तो विच इज ट्रू, हम लोग तो ऑब्जेक्टिव मीनिंग या अल्टीमेट पर्पस को मानते ही नहीं है, क्योंकि आप लोग मानते हो कि कोई आपका गॉड है जो आपको अल्टीमेट पर्पस देता है। हम लोग तो कहते हैं कि हम लोग खुद अपनी लाइफ को मकसद देते हैं, और वो मकसद बेहतर है दूसरे के मकसद से। इट्स कंप्लीटली सब्जेक्टिव। अब जैसे फॉर एग्जांपल अभी रिसेंटली हुआ है कि रतन टाटा जो है टाटा ग्रुप का, उसका जो ओनर था वो मर गया। अब उसके मरने के बाद मैंने ऐसे चेक किया तो 9,000 करोड़ 9,000 करोड़ रुपए उसने चैरिटी में दिए। राइट। अब आप मुझे बोलो, मीनिंग ऑफ हिज लाइफ के अंदर उसने बहुत से लोगों की हेल्प की, ट्रक्स बनाए, ये वो। तो ऑब्वियसली उसने अपनी जिंदगी को मीनिंग दिया। राइट। और उसका रिजल्ट हम लोग कह सकते हैं या इट केम आउट अ वेरी गुड रिजल्ट। तो ये सब्जेक्टिवली हम कह सकते हैं इसकी लाइफ का अच्छा था, इम्पैक्ट बहुत से गरीबों पे अच्छा पड़ा। लेकिन ऑफ कोर्स इट्स प्योरली सब्जेक्टिव। राइट। लेकिन अगर आप इसको प्योरली ऑब्जेक्टिव भी देखा जाए, तो अब ऑब्जेक्टिव तरीके से देखा जाए तो लाइफ इज, जैसे मैंने पहले कहा था, लाइफ इज बेटर देन डेथ, और फ्लरिशिंग इज गुड देन नॉट फ्लरिशिंग फॉर ऑल ह्यूमंस। राइट। तो अगर इसको ऑब्जेक्टिव पैरामीटर्स में भी देखा जाए तो ये चीजें ह्यूमंस को ट्रांसेंड नहीं करती। दिस इज ऑल पार्ट ऑफ ह्यूमन सिविलाइजेशन, कि भाई फ्लरिशिंग हर सिविलाइजेशन चाहती है। तो अगर उसी पे ग्राउंड करो, तो जो चीज हमारी सिविलाइजेशन, जो पर्पसेस हमारी सिविलाइजेशन को फ्लरिश करने में हेल्प करते हैं वो बेहतर होते हैं, और जो हमारी सिविलाइजेशन को डिस्ट्रॉय करते हैं वो बुरे होते हैं। अगर इसलिए गुड और बैड में ही अगर आपने डिवाइड करना है तो यू कैन डू टोटली, इस चीज में आप ग्राउंड कर सकते हो फ्लरिशिंग में। तो जरूरी नहीं है कि आपके पास अल्टीमेट कोई आउटसाइड से कोई पर्पस आए। तो मेरा तो इसका ये अंडरस्टैंडिंग है। ऑब्वियसली दूसरे लोग हैं जो फिलोसफी में और नाइलिज्म में काफी ज्यादा उनकी डेप्थ है अंडरस्टैंडिंग की, वो इसमें ऐड कर सकते हैं। लेकिन मेरा तो लेमैन पर्सपेक्टिव यही है कि आप अपनी लाइफ को खुद ही मीनिंग देते हो और उसी के मुताबिक आप अच्छा या बुरा करते हो। अगर इलाहाद ठीक है तो फिर हमें मानना पड़ेगा कि हम तो अनकनेक्टेड रैंडम एक्सीडेंट्स की पैदावार हैं, एक बाय प्रोडक्ट हैं, यानी कि जो कॉस्मिक एक्सीडेंट हम उसका एक बाय प्रोडक्ट हैं, स्टार डस्ट, नथिंग एल्स, कोई ह्यूमन एजेंसी नहीं, एब्सोल्युटली नन व्हाटसोएवर। फिर हम दुनिया को बेहतर करने की तगदो क्यों करते हैं? व्हाई शुड एनीवन एनीवन केयर? और मैं आपसे ये नहीं जानना चाहता कि लोग सियासत के लिए करते हैं, उसके लिए मैं आपसे सिर्फ एक फिलोसॉफिकल सवाल पूछ रहा हूं कि इल्हाद इस बारे में क्या कहता है कि क्या दुनिया से गुर्बत ख़त्म करना, सफरिंग को ख़त्म करना, इन चीज़ों को ख़त्म करने के लिए इल्हाद के पास कोई जवाब है कि ऐसा क्यों होना चाहिए, जबकि हम सिर्फ एक स्पेक ऑफ डस्ट हैं, एक बाय प्रोडक्ट हैं, अनकनेक्टेड रैंडम हवादिस का? आई डोंट नो, अब ये बार बार ये चीज रिपीट करते हैं हमारे पास ह्यूमन एजेंसी नहीं है, जबकि हम लोग इस चीज, ये कभी नहीं कहते कि हमारे पास ह्यूमन एजेंसी नहीं है, बल्कि हम लोग कहते हैं वी आर कॉन्शियस एजेंट्स। तो हमारे पास ह्यूमन एजेंसी है। तो आप बार बार इसी चीज को दोहराते हैं, हमारे पास ह्यूमन एजेंसी नहीं है। आई डोंट नो व्हाई, बट एनीवे, ये जो है कि दुनिया को हम लोग बेहतर क्यों बनाते हैं, इट्स प्योरली बायोलॉजिकल। आई मीन हमारी ड्राइव टू सर्वाइव जो है, और सर्वाइवल ऑफ द स्पीशीज जो है, हमारे एक इंस्टिंक्ट है, हमारा बेसिक इंस्टिंक्ट है कि हम लोग अपनी
स्पीशीज को सरवाइव करते हैं। और सरवाइव कैसे करेगी? अगर फ्यूचर बेहतर होगा तो हमारे जो किन है, हमारे बच्चे हैं, वो सरवाइव करेंगे बेहतर। जितना बेहतर फ्यूचर आएगा, जितना बेहतर हम इन्वायरमेंट को बनाएंगे, उतना हमारी सर्वाइवेबिलिटी बढ़ेगी। सो इवन बायोलॉजिकली वी आर प्रोग्राम्ड दैट वे बायोलॉजिकली। तो हम लोग अपना फ्यूचर बेहतर करने की और इन्वायरमेंट को और जहाँ रहते हैं सोसाइटी को बेहतर करते हैं, because that helps us in the survival of our children. Nothing strange about that, right? और उसको किस तरह हम लोग कर सकते हैं? अच्छे रूल्स बनाएं, अच्छी एरियाज बनाएं, इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करें, एक दूसरे की हेल्प करें। ये सारी चीजें उसी में आती हैं कि एक ऐसी सोसाइटी बने जिसमें हमारे फ्यूचर जनरेशन अच्छी तरह सर्वाइव कर सके, और उनमें भी यही वाली चीज बिल्ट इन है कि वो अपने फ्यूचर जनरेशन के लिए अच्छी चीज प्रोवाइड करेंगे। नथिंग नीड्स टू बी कमिंग, बाहर से किसी और इन्फ्लुएंस की जरूरत नहीं है। ये एक कंप्लीटली मटेरियलिस्टिक चीज है और जो बायोलॉजी में ग्राउंडेड है। तो ये बताते हैं कि हम गोश्त पोस्ट के बने हुए रोबोट्स हैं। सो द क्वेश्चन हियर इज कि अगर हम किसी आदमी का जीनोमिक मैप लें, जैसे एक जिंदा इंसान के अंदर पूरा का पूरा हमारा जीनोम होता है, एग्जैक्टली वैसे ही हम उसको रिस्ट्रक्चर करें, उसके ऊपर गोश्त भी लगा दें, सारा कुछ कर दें, तो क्या वो इंसान उठ के चलना फिरना शुरू कर देगा? और क्या उस मखलूक को हम इंसान कह सकते हैं? इफ द आंसर इज यस, तो इसका कोई साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट। इफ द आंसर इज नो, तो फिर सवाल ये है कि एक जिंदा इंसान में और इसमें क्या फ़र्क है? और इसका जवाब हमें इल्हादी मादियत से चाहिए। ये ना कहिएगा कि ज़िंदगी है दिस दैट एंड द अदर, क्योंकि वो सारे के सारे मेटाफिज़िकल कॉन्सेप्ट हैं। ज़िंदगी का कोई मैटर नहीं होता। फॉर दैट रीज़न जवाब हमें वो चाहिए जो इल्हादी नज़रियात के मुताबिक है, मेटाफिज़िकल नहीं। जी, ये मेटाफिजिकल नहीं है, दिस इज स्पेक्युलेटिव। आपने एक स्पेक्युलेटिव सिनेरियो बनाया है कि अगर सेल बाय सेल प्रोड्यूस किया गया, अभी तक इस तरह कभी एक्सपेरिमेंट हुआ नहीं है। सो दैट्स व्हाई वी डोंट हैव एन आंसर कि भैया अगर इस तरह होगा सेल बाय सेल, अगर एक ऑर्गेनिज्म को या इंसान को कॉपी कर दिया जाए, तो क्या वो उठ के, जैसे आप कह रहे हैं, उठ के चलने लग जाएगा? वी डोंट नो, कभी ऐसा हुआ नहीं है, तो इसलिए वी डोंट हैव द आंसर फॉर दैट। जब आपने बोला ऐसा कोई एक्सपेरिमेंट दिखा दो, ऐसा कोई एक्सपेरिमेंट नहीं है हमारे पास, और किया ही नहीं है इस तरह का एक्सपेरिमेंट। हमारी इस वक्त कैपेबिलिटी है ही नहीं इस तरह का एक्सपेरिमेंट करने का। अगर फ्यूचर में हो जाएगा तो इस सवाल का जवाब मिल जाएगा, बट फिलहाल तो हमारे पास इसका नहीं है। लेकिन जैसे आप कह रहे हो कि लाइफ जो है वो कोई मेटाफिजिकल चीज है, नहीं, लाइफ इज अ प्रोसेस, इट्स अ केमिकल प्रोसेस हमारे जिस्म में, जिसको आप लाइफ, ऑफ कोर्स आप तो लाइफ को पता नहीं क्या स्पेशल चीज समझते हो, कोई रूह या ये वो आप, हर मजहब का अपना एक सिस्टम होता है। लेकिन लाइफ इज, मेरे लिहाज से तो इट्स जस्ट अ प्रोसेस, केमिकल प्रोसेस। जब केमिकल प्रोसेस आपकी बॉडी में खत्म हो स्टॉप हो जाता है, आपकी लाइफ खत्म हो जाती है, और वो अगर चल रहा होता है तो आप अलाइव होते हो। तो मेरे लिहाज से तो दैट्स हाउ लाइफ इज। और एक, आई मीन, एक वेरी इंटरेस्टिंग चीज मुझे रिसेंटली पता चली कि आई थिंक साइबेरियन परमाफ्रॉस्ट में उनको वर्म्स मिले। ठीक है, वो वर्म्स 40,000 साल से फ्रोजन है। ठीक है, तो अगर 40,000 साल पहले वो वर्म्स अलाइव थे, फिर वो फ्रीज हो गए। अब उन्होंने वही वाले वर्म्स जब दोबारा से थ्रो किए, तो वो दोबारा से जिंदा हो गए, जो मूव करने लग गए और रिप्रोड्यूस भी करने लग गए। तो मुझे फिर क्वेश्चन आता है कि मतलब फिर इस लाइफ क्या चीज है? फिर कुछ भी नहीं है, मतलब इट्स जस्ट अ प्रोसेस। उस वक्त उनमें वो प्रोसेस चल रहा था तो वो जिंदा थे। अगले 40,000 साल तक वो प्रोसेस स्टॉप हुआ तो नथिंग हैपेंड, लाइफ कहाँ गई उनकी? लेकिन जैसे ही वो थ्रो आउट हुए और वो केमिकल रिएक्शन दोबारा से प्रोसेस ऑन हो गया उनके जिस्म में, तो वो दोबारा से जिंदा हो गए। तो दैट शोज दैट लाइफ कोई ऐसी कोई अमेजिंग, लाइक कोई ऐसी चीज नहीं है, इट्स जस्ट अ केमिकल प्रोसेस दैट हैपेंस इन ऑर्गेनिजम्स। और आगे चल के इसके ऊपर ज्यादा रिसर्च होगी तो आई थिंक वी विल गेट मच बेटर आंसर्स ये वाले एक्सपेरिमेंट के, कि भाई ऑर्गेनिज्म डुप्लीकेट हो सकता है ये वो। एंड बट इट इज अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, आई वुड गिव दैट कि यस, ये ऐसे क्वेश्चंस हैं जो सोचने पे मजबूर करते हैं, और इस तरह के क्वेश्चंस हमें करने चाहिए, एंड आई अप्रिशिएट दैट टाइप ऑफ क्वेश्चन। 15वां सवाल, क्या वाकई यकीन रखते हैं कि सिर्फ मैटर था, बेजान था, और किसी वजह से वो सेल्फ अवेयर हो गया? नो, द आंसर इज नो, ऐसा नहीं हुआ। आपने इसको बहुत ही सिंपलिस्टिक तरीके से कहा कि बस मैटर था और वो सेल्फ अवेयर हो गया। ऑब्वियसली नहीं।
ए बायोजेनेसिस जो फील्ड है उस पे आपको भी पता है काम चल रहा है. Do we know exactly how life came from non-life? No, we do not have that answer 100% right now. उस स्टडी के उस चीज के ऊपर काम चल रहा है. लेकिन ये बोलना कि बस मैटर था वो एकदम सेल्फ अवेयर हो गया, नहीं, एकदम सेल्फ अवेयर नहीं हुआ. इट टुक बिलियंस ऑफ years of a process to get to a point where it was self aware, right? और ये तो आपको अभी पिछले भी क्वेश्चंस में आपको मैंने एक्सप्लेन किया कि इमर्जेंस किसे कहते हैं. लाइफ जो है इमर्ज हुई है फ्रॉम दीज केमिकल्स टुगेदर एंड उसका रिजल्ट जो है वो लाइफ कहलाता है. और वो लाइफ ओवर द पीरियड ऑफ टाइम इवॉल्व होते होते सेल्फ अवेयर हुई है, उस पर कॉन्शियसनेस आया है. ये इसका आंसर मैं दे चुका हूँ तो मैं रिपीट नहीं करना चाहता. लेकिन आपको आप ये कहना कि बस मैटर था वो सेल्फ अवेयर हो गया, it's a very reductionist view of looking at it. Of course it is a lot more complicated. जिस तरह एक एक ईंट को पकड़ के आप ये नहीं कह सकते कि भाई ये क्या स्काई स्क्रेपर है. नहीं, आप 10 ईंटों को स्काई स्क्रेपर नहीं कह सकते, 20 ईंटों को, 100 ईंटों को आप 100 ईंटों को मिला लो तो फिर दीवार बन जाती है. दीवार 4 मिला दो तो एक कमरा बन जाता है. बहुत सारे कमरों को मिलाओ तो एक फ्लोर बन जाता है. बहुत सारे फ्लोरों को मिलाओ तो एक बिल्डिंग बनती है. बिल्डिंग को बहुत ऊंचा कर दो तो स्काई स्क्रेपर. तो समझ लो स्काई स्क्रेपर वो है सेल्फ अवेयरनेस. और जो ए बायोजेनेसिस जिसकी आप बात कर रहे हो, मैटर फ्रॉम नॉन मैटर, वो है ईंट. क्या ईंट स्काई स्क्रेपर है? नहीं, ईंट ईंट है. ईंट में स्काई स्क्रेपर की प्रॉपर्टी नहीं है. तो इस तरह बिल्कुल ये जो सिंपलिस्टिक तरीके से होता है, बोलने में बहुत अच्छा लगता है लेकिन रियलिटी में यू एंड आई बोथ नो इसके पीछे बहुत बड़ी थिंकिंग इन्वॉल्व है. पास कायनात है, कायनात के अंदर बहुत से प्रोसेसेस हैं, इसके अंदर कवानीन हैं, इंसान हैं एंड सो फोर्थ. ना दो ऑप्शन है कि इधर इनको तख्लीक किया गया या दूसरा ये है कि ये खुद को वजूद में लेके आ गए. तख्लीक को तो आप मानते नहीं हैं. इल्हाद के पास क्या सबूत है कि ये यूनिवर्स, इसके लॉज, इसकी फाइन ट्यूनिंग, इसके जितने भी प्रोसेसेस हैं जो यूनिवर्सल हैं, फर्म हैं, ये सारे के सारे खुद को वजूद में लेके आए थे? जी, लॉज ऑफ यूनिवर्स जो है उन्होंने खुद अपने आप को तख्लीक नहीं किया, क्योंकि वो एक तख्लीक नहीं है, वो कोई मखलूक नहीं है जिसको तख्लीक किया जाए. यही कंफ्यूजन आ जाती है टर्मिनोलॉजी के अंदर. क्योंकि जो लॉज ऑफ नेचर हैं वो प्योर डिस्क्रिप्शन है, मैथमेटिकल डिस्क्रिप्शन है. जो यूनिवर्स में हमें पैटर्न्स नजर आते हैं, जब मैटर एक दूसरे से इंटरेक्ट करता है तो एक सर्टेन तरीके से एक दूसरे से इंटरेक्शन करता है. हमने वो इंटरेक्शन ऑब्जर्व किए हैं, उन ऑब्जर्वेशन के मॉडल्स बनाए हैं और उन मॉडल्स को हम लोग लॉज ऑफ यूनिवर्स कहते हैं. दे आर प्योरली डिस्क्रिप्शनल, हम उसको डिस्क्राइब करते हैं. वो कोई चीज नहीं है कि कहीं बैठी हुई है कि वो देखो उसको उसको किसी ने बनाया है. नहीं, ये हमारी अंडरस्टैंडिंग है कि इस यूनिवर्स में जो मैटर है वो एक दूसरे से जिस तरह इंटरेक्ट करता है वो इस तरीके से करता है, और उसको हम लोग डिस्क्राइब करते हैं एविडेंस और एक्सपेरिमेंटेशन और ऑब्जर्वेशन के बेस पे. तो इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है. ये तो इजीली अंडरस्टैंडेबल चीजें हैं. लेकिन आप अगर लफ्ज का मतलब ही बदल दो कि भाई इसको खुद ने बनाया है या ये एक कोई मखलूक है या चीज है खल्क हुई है, तो फिर आप उसका मीनिंग दूसरा ले लेते हैं. लेकिन जिस तरह साइंस में इनको देखा जाता है, आपको उनको उस तरह डिस्क्राइब करना चाहिए. 17वां सवाल के मुल्हिदीन हमें यह भी कहते हैं कि इल्हाद तो स्केप्टिसिज्म पे खड़ा है. अगर ये बात वाकई ऐसे है कि स्केप्टिसिज्म पे खड़ा है, तो फिर वजूद खुदा का इनकार आप तशकीक यानी स्केप्टिसिज्म की बुनियाद पे कैसे कर सकते हैं, जबकि उसके अंदर कोई सर्टेनिटी या यकीनियत नहीं है? और अगर इल्हाद के अंदर यकीनियत है कि खुदा नहीं है, तो इस यकीन के पीछे क्या सबूत है? क्योंकि ये यकीन रखना कि खुदा नहीं है बजाते खुद एक मेटाफिजिकल बिलीफ है, और जहां तक इल्हाद का ताल्लुक है, मेटाफिजिक्स तो एग्जिस्ट ही नहीं करती. राइट, आप सही कह रहे हैं. बीइंग अ स्केप्टिक आप रिजेक्ट नहीं कर सकते, लेकिन जो एथियस्ट है वो फर्स्ट कॉज को नहीं डिनाई कर रहा होता, वो मजहबी खुदा को डिनाई कर रहा होता है. और मजहबी खुदा, और बेसिकली कहने का मतलब ये है कि आपकी साइड जो थियस्ट की साइड है कहती है कि हमारा एक खुदा है, वो ऐसा है, उसके ये प्रॉपर्टीज हैं, ये उसके एट्रीब्यूट्स हैं. और जो एथियस्ट होता है वो कहता है सॉरी आई डोंट बिलीव यू, क्योंकि आपने जो एविडेंस प्रोवाइड किया है डजंट मैच द क्लेम. क्योंकि आपने जो एविडेंस उस अपने गॉड का, रिलीजियस गॉड का जो एविडेंस दिया है उसमें बहुत से पैराडॉक्सेस और कॉन्ट्रडिक्शन होते हैं जो सॉल्व नहीं हो सकते. तो अगर आपके गॉड की डिस्क्रिप्शन में पैराडॉक्सेस हैं या कॉन्ट्रडिक्शंस हैं,
जैसे ओमनी पैराडॉक्सेस हैं, ओमनिशेंट का पैराडॉक्स है, ओमनी बेनेवोलेंस का पैराडॉक्स है, यूथेफ्रोस डिलेमा वाला पैराडॉक्स, बहुत सारे पैराडॉक्सेस हैं जो आपके मजहबी खुदा को कॉन्ट्रडिक्शन में डाल देते हैं। तो उस कॉन्ट्रडिक्शन के बेस पे जो एथियस्ट कहता है सॉरी आई डोंट बिलीव यू, जो आप कह रहे हो आपका क्लेम आप बिलीव नहीं करता, तो दे आर स्केप्टिकल, दैट इज व्हाई दे आर सेइंग दे आर नॉट बिलीविंग योर क्लेम, जो मजहबी खुदा का क्लेम है एथियस्ट में। तो दैट्स व्हाई दे डिनाई योर गॉड, दे डोंट डिनाई एवरीथिंग, दे डोंट डिनाई कि कोई फर्स्ट कॉज हो सकता है या व्हाटएवर, क्योंकि उसका उनके पास नॉलेज नहीं है। सो दे कुड बी, वो अपने आप को एग्नोस्टिक एथियस्ट कह सकते हैं या वीक एथियस्ट कह सकते हैं, ये बहुत सारी डिफरेंट टर्म्स हैं जैसे आप जानते हैं। लेकिन ओवरऑल अगर बेसिक तरीके से देखा जाए, मजहबी खुदा का इनकार होता है। 18वां सवाल, अरबों साल गुजर गए हैं और हमें यह बताया जाता है कि ए बायोजेनेसिस यानी कि एक बेजान चीज से जिंदगी का वजूद में आ जाना ये अरबों सालों में सिर्फ एक दफा मुमकिन हुआ है। एंड आई अंडरस्टैंड कि इवोल्यूशनिस्ट इस बात पे बहुत ज्यादा जिद करते हैं, लेकिन जब उनसे सवालात पूछे जाएं तो वो कहते हैं कि नहीं, इवोल्यूशन तो सिर्फ स्पीशीज की ओरिजिन पे बात है, जिंदगी का क्या लेना देना, हमारा इससे कोई ताल्लुक नहीं है। लेकिन आप ही लोग हैं जो यूरी मिलर एक्सपेरिमेंट जैसी चीजें लोगों को मिसगाइड करते रहते हैं। बट माय क्वेश्चन इज दिस, कि क्या वाकई ही मैटर से, जो कि खुद बेजान है, उससे जिंदगी वजूद में आ सकती है? अगर आ सकती है तो इसका साइंसी सबूत क्या है? और अगर ये वजूद में नहीं आ सकती तो फिर आपका दावा धरे का धरा रह जाता है। हाउ डू यू एक्सप्लेन योरसेल्फ? द वे, इस तरह हम लोग एक्सप्लेन कर सकते हैं कि पहली चीज तो आपने जब बोला कि इस दुनिया में लाइफ सिर्फ एक ही दफा क्रिएट हुई, ये हमें नहीं पता कि एक ही दफा क्रिएट हुई, बल्कि मैं एक डॉक्यूमेंट्री देख रहा था जिसके अंदर इसके पर ही पूरी डॉक्यूमेंट्री थी कि देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि लाइफ, क्योंकि हमारा प्लेनेट जिस तरह इवॉल्व हुआ है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, 4 बिलियन साल के बाद जो फर्स्ट बिलियन साल कूल डाउन हुआ, तो बहुत सारा ऐसा टाइम था वेयर इट इज अ पॉसिबिलिटी कि लाइफ मल्टीपल टाइम पे एग्जिस्टेंस में आई और फिर वाइप आउट हो गई, फिर दोबारा एग्जिस्टेंस में आई, क्योंकि द कंडीशंस वर कंड्यूसिव टू क्रिएट लाइफ। ठीक है, और वो कंडीशंस के अंदर लाइफ वाज इनएविटेबल टू बी क्रिएटेड। तो वो कहते हैं कि जरूरी नहीं है कि एक दफा क्रिएट हुई हो सकता है मल्टीपल दफा क्रिएट हुई हो। लेकिन ये आपकी बात कि भाई नॉन लाइफ से लाइफ कैसे हो सकती है, ए बायोजेनेसिस, ट्रू कि ए बायोजेनेसिस एक कंप्लीट फील्ड नहीं है और उस पर काम चल रहा है कि कैसे नॉन लाइफ से या प्योर केमिकल से एक लिविंग ऑर्गेनिज्म किस तरह बन सकता है और किस तरह हुआ, उसका हमारे पास पूरा आंसर नहीं है, टू बी ऑनेस्ट, राइट। लेकिन इट्स नॉट अ वेरी, इतना दूर की ये स्ट्रेच नहीं है, क्योंकि अगर आप देखें तो वायरस भी तो ये ऐसी ही सिंपल सी चीज है ना कि बेसिकली इट इज नॉन लाइफ, इट्स अ बंच ऑफ केमिकल, इट्स नॉट अ लाइफ, क्योंकि वो ना तो ग्रो कर सकता है ना रिप्रोड्यूस कर सकता है। तो बाय 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 इटसेल्फ इट्स अ नॉन लिविंग थिंग, क्रिस्टलाइन, उसको क्रिस्टलाइन भी हो जाता है। लेकिन जब उसको कोई होस्ट मिलता है, किसी सेल में जाता है, तो वो सेल की एनर्जी लेके अपने आप को रिप्रोड्यूस करने शुरू कर देता है। तो एक चीज जो नॉन लाइफ होती है, कंप्लीटली नॉन, जिसमें कोई लाइफ नहीं होती, वो किसी सेल में जाती है तो लाइफ प्रोड्यूस करने लग जाती है, रिप्रोड्यूस करती है। सो अगर इतने छोटे लेवल पे देखो कि भाई नॉन नॉन लाइफ से लाइफ एक किस्म की लग रही है, ऑफ कोर्स ये दिस इज नॉट अ कंप्लीट कंपैरिजन, तो आप समझ सकते हो कि देयर इज अ पॉसिबिलिटी एट सर्टेन टाइम कि नॉन लाइफ से लाइफ हुई होगी। क्या हमारे पास 100% उसका एविडेंस है, प्रूफ है? नो सॉरी, हमारे पास नहीं है। लेकिन काम चल रहा है इस सब्जेक्ट पे, दिस इज द कटिंग एज ऑफ बायोलॉजी जिस पे काम चल रहा है, तो मिल जाएगा आगे चल के आंसर। लेकिन हमारे साथ मसला यह है कि हम लोग मजहबी लोगों की तरह बहुत आसानी से ये नहीं कह सकते बस हो गया, कुन फयकून बोला और हो गया, बस दैट्स इट, इतना हमें पता है, इससे ज्यादा हमें पता करने की कोई जरूरत नहीं है, कोई मेथड नहीं है, कोई प्रोसेस नहीं है, बस हमारा अकीदा है कि बस हो गया हो गया। अनफॉर्चुनेटली हम लोग इतने इस आंसर को नहीं यूज कर सकते, साइंस में हमें एविडेंस प्रूफ एक्सपेरिमेंटेशन चाहिए होता है, तो इसलिए क्योंकि इस चीज को हम लोग एक्सपेरिमेंटली अभी लाइफ नहीं क्रिएट कर सके फ्रॉम नॉन लाइफ, द द स्कूल इज आउट ऑन दिस स्टिल, और इस पे काम चल रहा है। जब हो जाएगा तो आई एम श्योर यू विल बी द फर्स्ट वन टू नो। 19वां सवाल, कि आप लोगों के वर्ल्ड व्यू के मुताबिक तो हर चीज मटीरियलिस्टिक है, तो इस मटीरियलिस्टिक जहां में फ्री विल की क्या अहमियत है?
नाउ अगर फ्री विल की कोई अहमियत नहीं है तो फिर लफ्ज़ जुर्म हम क्यों इस्तेमाल करते हैं? इसलिए कि जिस आदमी ने भी जुर्म किया है उसने अपने दिमाग के जो भी केमिकल्स थे, न्यूरॉन्स थे, उनकी सर्टेन मूवमेंट से उसने जो कुछ किया, तो उसकी तो अपनी कोई फ्री विल थी ही नहीं, तो हम इसे जुर्म क्यों कहते हैं? और अगर वो उसने जुर्म किया तो इसका मतलब है कि उसके पीछे फ्री विल भी होगी, और अगर फ्री विल है तो अगेन ये एक मेटाफिजिकल कॉन्सेप्ट है, एक मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड व्यू में तो उसकी गुंजाइश ही नहीं है। फिर इल्हाद का मुकदमा कैसे ठीक साबित होता है? इसके बेसिकली दो आंसर हैं। या तो आप समझ सकते हो डिटर्मिनिस्टिक यूनिवर्स है, या फ्री विल या विल है इंसान के पास, राइट? दो स्कूल ऑफ थॉट। तो जो डिटर्मिनिस्टिक तरीके से इसको देखा जाए कि भाई बिग बैंग से जैसे ही मूवमेंट हुई है एटम्स की, फ्रॉम दैट टाइम एवरीथिंग इज डिटर्मिन्ड बाय लॉज ऑफ फिजिक्स, एवरीथिंग। और इसके अंदर तो फिर आप जो कर रहे हो, यू आर जस्ट डूइंग इट एज अ नॉन प्लेयर एक्टर, लाइक बिल्कुल जो फिजिक्स के मुताबिक होना था वही हो रहा है, और आपकी इसमें कोई फ्री विल नहीं है। लेकिन ये वाला जो कॉन्सेप्ट है ना, ये अच्छी तरह डिस्क्राइब नहीं कर सकता, ये बहुत रिडक्शनिस्ट कॉन्सेप्ट है, राइट? फ्री विल का असल फ्री विल के अंदर है कि भाई फ्री विल, जिसको आप बार बार पता नहीं क्यों कहते हैं कि मटेरियल्स में इस चीज की गुंजाइश ही नहीं है, बार बार ये वाला कॉन्सेप्ट, जबकि कई दफा मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि ये इमर्जेंट प्रॉपर्टीज है हमारे ब्रेन की, जो कॉन्शियसनेस है, जो प्रॉपर्टीज है, लव, हेट, ऑल्टरिज्म, हमारी विल, ये सारी इमर्जेंट प्रॉपर्टीज है ऑफ आवर ब्रेन, राइट? हमारे ब्रेन से ये इमर्ज करती है सारी प्रॉपर्टीज। तो उसके अंदर तो विल है। और एक सब जैसे कि सिंगल सेल या एटम के पास फ्री विल नहीं होती, लेकिन बहुत सारे एटम को मिला दो तो मॉलिक्यूल बनते हैं, मॉलिक्यूल्स के पास फ्री विल नहीं होती, लेकिन उन सबको मिला दो तो सेल बन जाता है, सेल के पास फ्री विल नहीं होती, लेकिन बहुत सारे सेल्स को मिला दो तो ऑर्गन बन जाता है, ऑर्गन के पास फ्री विल। तो इस तरह लाइक जितने लेयर्स आप डालते जाओगे उतनी कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाती है, और जैसी कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती बढ़ती है, इमर्ज उन उस कॉम्प्लेक्सिटी में से इमर्ज करती है ये वाली सारे फीचर्स, फ्री विल की, लव, अल्ट्रुइज्म, ये सारी चीजें। तो ये मैं कई दफा एक्सप्लेन कर चुका हूँ, लेकिन आई डोंट वांट टू टेक टू मच टाइम। बट यस, हमारे लिए हमारे पास विल की गुंजाइश है मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में। इसमें हमें कोई सुपर नेचुरल एंटिटी की जरूरत नहीं है, हमारा ब्रेन हमें विल देता है टू डू सर्टेन थिंग्स और नॉट, और वो ही डिसाइड करता है कि क्या करना है क्या नहीं। 20वां सवाल, मुल्हिदीन इर्तकाई भी होते हैं और इर्तका हमें ये बताता है कि अगर कोई सिलेक्शन प्रेशर होगा तो फिर चीज़ों को सिलेक्ट किया जाएगा, इनकी जो म्यूटेशंस होती हैं और उसके सर्टेन फिर फिनोटाइप के इफेक्ट्स होंगे। सो द क्वेश्चन नाउ इज कि कैम्ब्रियन एक्सप्लोजन के बाद हमें खून की एवोल्यूशन पता चलती है, इसलिए कि जो फॉसिल्स के रिकॉर्ड्स हैं उसके अंदर सर्टेन चीज़ें ऐसी है कि जिनको इंटरप्रेट ऐसे किया जा सकता है और किया जाता है। द प्रॉब्लम कि अगर खून की इवोल्यूशन पहले हुई तो फिर वो कौन सा डिलीवरी मैकेनिज्म था, यानी कि जो आर्टरीज है मिसाल के तौर पे या वेन्स हैं, अगर वो नहीं थी, ऐसा कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था, तो फिर ये खून कैसे डिलीवर होता होगा? और अगर आर्टरीज वगैरह पहले थी, खून नहीं था, तो फिर कौन सा ऐसा सिलेक्शन प्रेशर था जिसकी वजह से ये वजूद में आ गई जबकि कोई पीछे खून था ही नहीं? और अगर ये दोनों इकट्ठी ही इवॉल्व हुई हैं और हर जानदार में हुई हैं, आई मीन करोड़ों जानदारों में ये हुई हैं, तो फिर भी आप इसको महज हादसा ही कहेंगे? आई मीन दैट्स अ गुड क्वेश्चन। ये कैम्ब्रियन एक्सप्लोजन में जो इसकी आप बात कर रहे हो कि भाई जो फॉसिल्स मिले हैं उसके अंदर रेमिनेंस मिलता है खून का, जिसको वो खून कहते हैं, लेकिन इट इज नॉट द खून दैट यू आर थिंकिंग राइट नाउ। इसके पीछे पूरी स्टडीज हैं। वो जो आप जिन फॉसिल्स की बात कर रहे हैं कि भाई उन दे वर एक्चुअली नॉट इवन द टाइप ऑफ खून जो हम लोगों में है, वो कॉपर बेस्ड खून है। लाइक इसके इसकी स्टडी मैंने जब आपने मेंशन किया तो मैंने जरा चेक किया इसके ऊपर, वेरी इंटरेस्टिंग है ये। लेकिन हर चीज में खून नहीं होता, लाइक उस एनिमल में, आई मीन कोई कोई एनिमल्स ऐसे हैं जिनमें खून है ही नहीं, जैसे लेट्स से जेलीफिश है या स्पंजेस है, उनकी मेम्ब्रेन इतनी थिन होती है कि उनके ऑक्सीजन अब्जॉर्ब करने के लिए जस्ट पानी से वो डायरेक्टली अब्जॉर्ब कर लेते हैं ऑक्सीजन, तो उनको जरूरत ही नहीं है खून की, तो उनमें खून नहीं होता। लेकिन जैसे ही आप आगे बढ़ते जाते हैं एनिमल्स के अंदर, तो उसके अंदर ऑक्सीजन की ज्यादा जरूरत पड़ती है, क्योंकि वो मूव कर रहे होते हैं, जैसे वो मूवमेंट करते हैं ऑक्सीजन ज्यादा चाहिए होती है, और अगर उसमें बहुत सारे सेल्स हैं तो डिस्ट्रीब्यूट होनी पड़ती है ऑक्सीजन, तो वो फिर वो लिक्विड एवोल्यूशन के जरिए इट सेलेक्टेड फॉर कि भाई हाँ ये ब्लड जिसे आपका, आई मीन ऑफ कोर्स उसको ब्लड उस तरह नहीं कह सकते, लेकिन
उस सूरत में उसमें कोई वेन्स या आर्टरीज नहीं थे, दे वर जस्ट देयर, राइट। आगे चल के कैम्ब्रियन एक्सप्लोजन के बाद जो फॉर्म्स है वो ज्यादा कॉम्प्लेक्स होती गई, जिसके अंदर चीजें डेवलप हुई। जैसे कि एक वर्ड उसमें था पेरिस्टलिस्टिक, कुछ इस तरह का वर्ड था, पंप। वो ये होता है कि सिंपल सा जो एक ट्यूब है उसके अंदर सर्टेन एरियाज हैं जो पंप करते हैं, और उससे जो लिक्विड है वो आगे पीछे मूव होता रहता है। उससे वो कई वर्म्स हैं जो इस तरह उनमें ब्लड नहीं होता, जिसको ब्लड कह सकते हैं, लेकिन वो उनमें कोई सर्कुलेटरी सिस्टम नहीं होता। तो आप देख सकते हो कि फ्रॉम सिंपल चीज से थोड़ा सा और कॉम्प्लेक्स हो गया, फिर और थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स एनिमल जैसे आर्थ्रोपोड्स हैं, उसके अंदर डोर्सल वेसल्स होते हैं, या ब्रेकियल हार्ट्स होते हैं। वो रियल हार्ट्स नहीं होते लेकिन वो पंप करे होते हैं। तो आप देख सकते हो प्रोग्रेशन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम किस तरह एनिमल्स डेवलप करते हैं अपना आर्टरी सिस्टम। एकदम सारी चीजें नहीं डेवलप हुई, स्टेप बाय स्टेप एक चीज हुई, उससे फिर नेक्स्ट चीज, उससे ज्यादा कॉम्प्लेक्स, उससे ज्यादा कॉम्प्लेक्स करते करते जो एवोल्यूशन जो कहती है वैसे ही। तो बट आई मीन ये वाला फील्ड है जो मेरा एक्सपर्टीज नहीं है। जैसे आप देख सकते हैं कि ये सिर्फ आपने जो मेंशन किया कैम्ब्रियन एक्सप्लोजन का, ये ब्लड का, तो मैंने सर्च किया तो उसके ऊपर आर्टिकल्स हैं, उसके ऊपर वीडियोस भी बनी हुई हैं कि व्हाई इट इज दैट वे। तो थोड़ा सा रिसर्च करें तो मिल जाती है सारे इसके आंसर, लेकिन अभी मैं ज्यादा टाइम नहीं लेके इसमें वेस्ट करूंगा। बट इनके आंसर्स हैं आउट देयर, अगर आप चेक करना चाहें। और क्यों कहेंगे। 21वां सवाल के यूजेनिक्स की मूवमेंट जो कि डार्विनिज्म पे बेस्ड थी, उसमें हजारों लोगों का कत्लेआम किया गया इसलिए कि वो लोग जो इन्फीरियर समझे जाते थे उनकी नस्लों को आगे बढ़ाना ये बुरा समझा जाता था। देयरफॉर एक सुप्रीम रेस जो कि बाद में हिटलर ने उसको बड़ा प्रमोट किया अपने डिफरेंट एक फ्रेमवर्क के मुताबिक, लेकिन एसेंशियल चीज उसमें भी यही थी ना। ऑब्वियसली हम इसको गलत समझते हैं बिकॉज वी हैव अ सर्टेन सेंस ऑफ जस्टिस। कौन सा ऐसा इल्हादी नजरिया है, खालस इल्हादी नजरिया, कि जिंदगी का कोई मकसद नहीं है, हर चीज मटीरियलिस्टिक है एंड सो फोर्थ, इसको सामने रखते हुए कौन सा ऐसा नजरिया है जिससे आप साबित कर सकते हैं कि यूजेनिक्स की मूवमेंट गलत थी। वेरी इंटरेस्टिंग हाउ यू पुट इट कि भाई हम लोग तो कह सकते हैं ये गलत है बिकॉज वी हैव अ सेंस ऑफ जस्टिस। व्हाई जो नॉन रिलीजियस लोग हैं दे डोंट हैव अ सेंस ऑफ जस्टिस, दे लाइक हाउ। आपकी सेंस ऑफ जस्टिस क्या थी कि भाई आपको पता है कि मोनोथीइज्म इज द ट्रू रिलीजन, तो इसकी वजह से सारे जो पॉलीथीइस्ट हैं उनको खत्म कर दो। आपके अपने जो स्कॉलर्स हैं यासिर कादी कहते हैं इस्लाम इज स्प्रेड बाय द सॉर्ड, और जिस जहां भी गया वहां से पॉलीथीइज्म को उन्होंने खत्म किया। तो बड़ी जस्टिस थी आपके पास कि भाई बस इस्लाम नाफिज होना चाहिए पूरी दुनिया में, राइट। तो उनके लिए तो जस्टिस नहीं हुई ना जिनको आप लोगों ने इरेडिकेट किया। लेकिन एनीवे बिसाइड्स दैट इसको जिस तरह यूजेनिक्स को अगर आप कह रहे हो कि गलत है, विच इज गलत, ऑब्वियसली हम लोग यूजेनिक्स को अगर देखें इट डजंट हेल्प इन ह्यूमन फ्लरिशिंग, राइट। जस्टिस को नहीं ये करता, तो इसलिए नोबडी प्रैक्टिसेस दैट। जो पास्ट में लोगों ने गलत काम किया वी कंडेम देम कि गलत काम किया, ऑब्वियसली गलत काम किया, बट समथिंग लाइक दैट डज नॉट प्रमोट जस्टिस, डज नॉट प्रमोट हार्मनी सोसाइटी के अंदर, और इट्स नॉट जस्टिस फॉर एवरीबॉडी। तो इसलिए इन चीजों को प्रमोट नहीं किया जाता और इसको नहीं फॉलो किया जाता। सो वी डू हैव अ सेंस ऑफ जस्टिस, doesn't have to be the justice from your God के सिर्फ मेरा मजहब सही है बाकी सबका गलत है, इस तरह की हमें जस्टिस की जरूरत नहीं है। हम लोग आपस में सोसाइटी को ऑल ह्यूमंस को बराबर देख के कह सकते हैं कि भाई जस्टिस होना चाहिए, एंड वी डोंट नीड अ सुपरनैचुरल एंटिटी टू टेल अस व्हाट जस्टिस इज। एक स्यारे को कायम रहने के लिए तकरीबन कोई 50 के लगभग रिक्वायरमेंट्स हैं। जैसे हमारा कुराए अर्ज है मिसाल के तौर पे, इसका साइज थोड़ा सा अगर बड़ा हो जाए ये खत्म हो जाएगी, इसका साइज थोड़ा सा छोटा हो जाए ये खत्म हो जाएगी, चांद का जो टिल्ट है अगर वो थोड़ा सा चेंज हो जाए ये खत्म हो जाएगी। एट द सेम टाइम चांद का जो सरकमफ्रेंस है, और बहुत से और सियारे हैं उनका जो सरकमफ्रेंस है, उसका साइज अगर देखें और डिस्टेंस देखें करीब तरीन सियारे से जो उसकी सर्वाइवल के लिए जरूरी है, तो वो मैथमेटिकली बिल्कुल बराबर है। डू यू ऑनेस्टली बिलीव कि ये बस एक्सीडेंट्स, ये एंड आई रियलाइज कि बहुत से मैंने एक्सीडेंट्स के सवाल पूछे हैं, लेकिन आपने अरबों एक्सीडेंट्स पे आप ईमान लाए हुए हैं, तो अगर मैंने 3-4 पूछे हैं तो मेरे ख्याल में ये बुरी बात नहीं है। काइंडली बताइएगा कि प्योर एक्सीडेंट्स की वजह से ये कैसे मुमकिन है कि एक सयारा को 50 के लगभग जिसकी कंडीशंस हैं चाहिए होती हैं, तो वो 50 की 50 एक्सीडेंटली पूरी हो सकती हैं।
क्वेश्चन ये है कि आप एक्सीडेंटली जिसके ऊपर एम्फोसिस कर रहे हो, व्हाट डू यू मीन बाय दैट कि भाई एक्सीडेंटली, राइट? लिंग्विस्टिक तौर से इस चीज को आप एक्सीडेंट कह रहे हो, बट व्हाट आई एम कॉलिंग देम इज जस्ट लॉज ऑफ नेचर। लॉज ऑफ नेचर के मुताबिक उस प्लेनेट को, जैसे आप कह रहे थे कि अगर अर्थ थोड़ा सा बड़ा होता तो खत्म हो जाता, तो अर्थ थोड़ा सा छोटा होता तो खत्म हो जाता, इसी तरह मार्स थोड़ा सा बड़ा होता तो खत्म हो जाता, थोड़ा सा छोटा होता तो खत्म हो जाता, इसी तरह सन थोड़ा सा बड़ा होता तो कुछ और होता, थोड़ा सा छोटा होता तो कुछ और होता। आई मीन ये ये किस किस्म का क्वेश्चन है? आई डोंट अंडरस्टैंड कि भाई हाँ, अगर थोड़ा सा बड़ा होता तो अर्थ नहीं होता, वी वुडंट एग्जिस्ट, कुछ और प्लेनेट चल रहा होता, कोई और। आपको भी पता है कि हमारा प्लेनेट इज नॉट द ओनली वन इन द गोल्डीलॉक्स जोन। पूरे यूनिवर्स में मिलियंस ऑफ प्लेनेट है जो गोल्डीलॉक्स जोन में है। तो हाउ डू यू नो कि भाई वो भी उसी तरह फिर खास 50 प्रॉपर्टीज के साथ बने हुए हैं? वी डोंट नो दैट, राइट? तो ये क्वेश्चन ही इल फॉर्म क्वेश्चन है आपका, असम्पशन के भाई ओ एक्सीडेंट से हो गया। इट ऑल डिपेंड्स ऑन हाउ डू यू डिफाइन एक्सीडेंट। आई कैन से दिस इज बेस्ड ऑन द लॉज ऑफ नेचर। लॉज ऑफ फिजिक्स के मुताबिक अगर देखा जाए जुपिटर इतना बड़ा है, गैस जायंट क्यों कहलाता है? क्योंकि लॉज ऑफ फिजिक्स के मुताबिक जितने डिस्टेंस पे वो सन से है, इट हैज टू बी इन अ गैस फॉर्म, इट कैन नॉट बी अ सॉलिड फॉर्म, फिजिक्स की वजह से। सो इट इज नॉट एक्सीडेंट, दीज आर लॉज ऑफ नेचर। 23वां और आखिरी और मेरा फेवरेट सवाल, नेचुरल सिलेक्शन क्या होती है? ब्लाइंड, इंटेलिजेंट, तजर्बे करती है, तजर्बे करके स्पीशीज को परफेक्ट करती है, इरेशनल होती है, या क्या होती है? अच्छा, ये होती है, वो होती है, कुछ होती नहीं है, क्योंकि आप उसको नेचुरल सिलेक्शन को एजेंसी दे रहे हो। क्यों एजेंसी दे रहे हो? हु टोल्ड यू कि भाई नेचुरल सिलेक्शन कोई होती है चीज, होती है या होता है, राइट? आप खुद उसको एजेंसी दे रहे हो। इट डजंट हैव एजेंसी। एजेंसी मतलब वो एक्टिवली सेलेक्ट नहीं कर सकती विद अ कॉन्शियसनेस, लेकिन वो एक पैसिव फिल्टर की तरह है, राइट? पैसिव फिल्टर कहते हैं मतलब कि वो चूज नहीं करती इंडिपेंडेंट, लेकिन जो भी एनिमल और उसके ट्रेट्स फेवरेबल होते हैं उसकी सर्वाइवल के लिए, वो एनिमल सरवाइव कर जाते हैं। दूसरे एनिमल जो नहीं सरवाइव कर सकते जब इन्वायरमेंट चेंज होता है, तो वो नापैद हो जाते हैं। और क्योंकि जो सरवाइव कर जाते हैं वो अपने जीन्स आके प्रोपेगेट करते हैं, तो फिर ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम वो वाले एनिमल्स के जीन पूरे एनिमल उस स्पीशीज में फैल जाते हैं। फिर कोई चेंजेस आते हैं तो उन स्पीशीज में से जो ट्रेड्स फेवरेबल होते हैं सर्वाइवल के लिए, वो सरवाइव कर जाते हैं। बाकी उस जो जानवर मर जाते हैं, नापैद हो जाते हैं, और फिर ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम वो वाले जीन्स पूरे स्पीशीज में फैल जाते हैं। सो जस्ट इट्स अ पैसिव फिल्टर, फिल्टर की तरह काम करता है। लेकिन उसकी अपना कोई नहीं होता कि देखें अब अच्छा यू नो व्हाट, मैंने लंबे नाक वाले लंबे गर्दन वाले जिराफ को सेलेक्ट करना है, लेकिन छोटी गर्दन वाले को मैं नहीं सेलेक्ट करूंगी, मेरी मर्जी। ऐसे नहीं चलती नेचुरल सिलेक्शन। कोई इंसान नहीं है, कोई कॉन्शियसनेस थिंक नहीं है जो सेलेक्ट करती है, राइट? प्योरली पैसिव तरीके से होती है। तो ये आपका लास्ट सवाल था, बट एनीवे मैंने छोटे छोटे कोशिश की है सवाल के जवाब देने में। ऑफ कोर्स मेरे जवाब में अनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन होगी, क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं है कि मैं एक एक जवाब के ऊपर पूरा पूरा डिटेल दूं। लेकिन इन जवाबों पे हम लोग डिस्कस कर सकते हैं व्हेन वी गेट अ चांस, एंड यू आर वेलकम टू रीच आउट। और अगर जिन्होंने ये सुना है उनमें अगर आपको इनसे बेहतर जवाब मिल रहे हैं, श्योर बेहतर जवाब दे दें, ऐड कर दें मेरे वीडियोस के क्लिप के साथ, या मुझे एड्रेस कर दें। आई वुड लव टू नो कौन सी चीजें मैंने गलत बोली है। आई वुड लव टू नो। वी आर ऑल, हम सब लोग इस जर्नी पे हैं सीखने के लिए। एंड आई अप्रिशिएट करता हूँ कैसे साहब को कि उन्होंने क्वेश्चंस रखे 23। एंड यही तरीका है डिस्कशन का और आगे सोचने का। सो thank you very much for listening and take care. Bye.